हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 3 बिंदुओं पर ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हम लोगों ने ज्ञात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि विषुवतीय बिंदु पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया आपने, ये इसका सेंटर या मिड पॉइंट जिसे आप कहते हैं O, और O से निगेटिव Q की दूरी L और पॉजिटिव Q की दूरी भी L। इतनी बातें आप जानते हैं पहले से। पिछले केस में जब हम अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पॉइंट पर पढ़ रहे थे, तो हमारा जो पॉइंट था जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था, फाइंड करना था, वो यहीं पे था, इसी लाइन पे था। लेकिन अब की बार इक्वेटोरियल पॉइंट यानी विषुवतीय बिंदु, यानी कि इस सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, यहां पर है। और हम इसकी डिस्टेंस को r मान लेंगे। क्या मान लेंगे? r। तो देखिए, ये दूरी l है और सेंटर से ये पॉइंट जिस पर हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी दूरी r है। तो माइनस Q से इस P की दूरी, माइनस Q से इस P की दूरी कितनी होगी बताइए? पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका L, ये R, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके। और इसी तरह से प्लस Q की जो दूरी होगी वो भी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके। अब ज्ञात करते हैं। सारी बातें आप मान लेंगे, लिखने की जो थ्योरी है उतना आप लिख सकते हैं। माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर विषुवतीय स्थिति में कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इतना आप लिखेंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे। ओके। माना माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 तथा प्लस Q के कारण E2 है। तो इस E1 और E2 की वैल्यू देखिए, E1 इज इक्वल टू, एक बात आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू K होती है। तो ये थोड़ा लिखने में लंबा है, इसलिए हम यहाँ K ही लिखते चलेंगे। तो E1 इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइड बाई दूरी का वर्ग, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे आप तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके। एंड सिमिलरली you can write E2 is equal to K into Q डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन अभी तो पूरी कहानी बाकी है। यहाँ से तो E1 E2 सेम आ रहा है। डायरेक्शन देखिए, ये मिटा लें, ये जो हमने लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मिटा लें। देखिए, माइनस के कारण आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती, अंदर की ओर आती हैं, प्लस के कारण बाहर की ओर जाती हैं। तो माइनस Q के कारण जो E1 का डायरेक्शन है वो इधर है,
E1 है ये। अब इस E1 के दो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे आपने 11 में सदिशों का वियोजन एक टॉपिक पढ़ा था कि यदि कुछ इस तरह से कोई एक वेक्टर है, वेक्टर A, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक को हम कहेंगे A cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक को कहेंगे A sin थीटा, और ये जो थीटा होगा ये क्षैतिज घटक और मेन वेक्टर के बीच में। ऐसा कुछ आपने 11 में पढ़ा था। तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके भी दो घटक होंगे। ध्यान से देख लीजिए, क्षैतिज ऐसे सीधा नीचे कर दीजिए, इसी को ऐसे घुमा दीजिए तो cos थीटा उधर और sin थीटा नीचे, यानी कि नीचे आपका हो गया E1 sin थीटा, ये नीचे लग रहा है, और इस साइड में हो गया आपका E1 cos थीटा। ओके, अब ये देख लीजिए E2 प्लस के कारण आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर जाती हैं, ये है E2, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा E2 cos थीटा जो कि इसी से कोइंसाइड कर जाएगा, इसी पर होगा E2 cos थीटा, और ऊपर होगा क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा। फिगर बना लीजिए। ओके, अब देखिए जो इक्वेशन आपने लिखा है E1 और E2 के लिए वो दोनों सेम हैं, तो हम लिखेंगे हेंस यानी तब द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को यदि आप ध्यान से देखें, E1 और E2 बराबर है, थीटा यहाँ बन रहा है, सब इसी में एक ही में, ये थीटा है, तो E1 और E2 बराबर हैं, एंगल भी दोनों के सेम है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू E होगा, ये देखिए दोनों एक ही साइड में है, तो हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ऐसा क्यों, यहाँ लिख देंगे सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इज सेम बट opposite in direction, hence they will cancel out to each other. E1 sin theta and E2 sin theta is same but opposite in direction, hence they will cancel out to each other, means E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में एक दूसरे के बराबर किंतु दिशाओं में विपरीत हैं, अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वैल्यू रख दीजिए। E नेट E1 की वैल्यू K इंटू क्यू डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K इंटू cos थीटा प्लस K इंटू क्यू डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब जो कॉमन है सब कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो एक ही क्वांटिटी दो बार लिखी गई है, तो दो का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। E नेट इज इक्वल टू K इंटू 2Q, दो का गुणा कर दिए, डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। इतना नोट कीजिए, फिर cos थीटा की वैल्यू बताते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
देखिए ये इस लाइन को देखिए और इसे, यहाँ पर थीटा है, क्या ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? ये एक क्रॉस लाइन है, तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को काट रही है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। ओके, अब इसी त्रिभुज में आप कास थीटा लगाकर वैल्यू फाइंड कर दीजिए कास थीटा की। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस यानी L डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट को हटाकर हम पावर 1/2 लिख देते हैं। ओके, इसे कोई इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब कास थीटा की यही वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, आपको मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू के इंटू 2Q इंटू L डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2। ई नेट Q इंटू 2L क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मीन्स वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L या 2QL की जगह पे हम P लिख सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। तो आ गया K इंटू P डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। इधर नोट किए हैं। अब वही बात जो आपने एक्सियल पॉइंट में लगाया था कि R बहुत बड़ा है L से, सिंस R is greater L, then R square is more greater than L square। तो इसमें से जब R स्क्वायर में से L स्क्वायर को हम एक्सियल पॉइंट में घटा रहे थे तो उसकी वैल्यू पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था। सेम थिंग जोड़ने पर भी होगा। R स्क्वायर बहुत बड़ा है और L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, तो एक बहुत बड़ी राशि में बहुत छोटी राशि जोड़ने पर लगभग उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, वहीं रह जाएगा। तो L स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। L स्क्वायर को छोड़ने पर क्या मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू के इंटू पी डिवाइड बाई R स्क्वायर। L स्क्वायर आपने छोड़ दिया कि पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का गुणा हो जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू आपको मिल गया के इंटू पी अपान R का क्यूब। ओके, एक विशेष बात यहाँ देख लीजिए, जब आपने एक्सियल पॉइंट पे फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो इधर था और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो भी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये देखिए, ये निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और यही हमारा E का डायरेक्शन और यही हमारा P का डायरेक्शन। मतलब अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा में होता है, लेकिन यहाँ देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये है आपका वेक्टर P और ये है आपका वेक्टर P माइनस Q प्लस Q, तो ये है आपका वेक्टर P और इस दिशा में लग रहा है। यहाँ डायरेक्शन देखिए। तो एक विशेष बात जो सामने आई कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा में होता है, किंतु निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो यह दूसरा पॉइंट था, इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी एक पॉइंट और बचा है। हमने एक बार तो इसके लाइन पे फाइंड किया और एक बार 90 डिग्री के एंगल पर। क्या होगा अगर यहाँ इस पॉइंट पर हमें कह दिया जाए, यही O है आपका मिड पॉइंट,
अगर यहाँ कह दिया जाए थीटा डिग्री पर, तब कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए इसी वीडियो का थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो ज़रूर देखिए थर्ड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।